अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कफ़स, तौबा किरण, किस्त नंबर 10। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें और कमेंट में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी नावल की तरफ बढ़ते हैं। लाउंज के वसत में ताबूत के ऊपर सफ़ेद कपड़ा पड़ा था जिसके अंदर जिमल का कफन में लिपटा जिस्म मौजूद था। उसके इर्द गिर्द औरतों का हजूम था जो कभी बुलंद आवाज में बयान करती तो कभी आगे बढ़कर जिमल के चेहरे से कपड़े हटाकर इसका दीदार करती। अब्रिश इन सब में मौजूद नहीं थी। वो दूर सीढ़ियों पर बैठी थी, रेकिंग से सर टिकाए बेयकीनी से जिमल की मैयत को देखते वो अपने दिल को पत्थर होता महसूस कर रही थी। नफीसा बेगम ने उसे जिमल के पास आने का कहा था मगर वो चाहकर भी उसका चेहरा देखने की जुर्रत न कर सकी। जुरेज और गजलान कब्र का इंतजाम करवा कर वापस लौटे तो बारिश में मुकम्मल भीग चुके थे। रात आधी बीत जाने के बावजूद बारिश और तूफान में कोई कमी न आई थी, बल्कि वक्फे वक्फे से बादलों के गरजने की आवाज लाउंज में बैठी औरतों को खौफजदा कर देती। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर कोई बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए तो उस तरह तूफान आता है। खालदा बहन, क्या जिमिल का कत्ल हुआ है? किसी बूढ़ी औरत ने लाठी घसीटते जिमिल के चेहरे का जायजा लेते सवाल किया, लेकिन खालदा बेगम तो बेहिस्सो हरकत जिमिल की मैयत के पास बैठी उसे देख रही थी। फिल वक्त कोई दुनियावी आवाज इनके कानों में नहीं पड़ रही थी। आवाज तो फकत उनकी इकलौती बेटी की जो मरने से पहले उनसे नफरत का इजहार करके गई थी। अब्रिश बेटा, एक बार जिमिल को देख लो, फिर उसे दफना दिया जाएगा। उठो, एक आखिरी बार उसका चेहरा देखकर उसको प्यार कर लो कि उसके बाद वो कभी नजर नहीं आएगी। जुरैज ने जनाजा उठाने के लिए मर्दों को अंदर आने का इशारा किया तो नफीसा बेगम अब्रिश को सहारा देकर उठाने लगी, मगर वो वहीं जमी रही। अब्रिश बच्चे, एक बार देख तो लो, आखिरी बार। अपने आंसू रोके नफीसा बेगम ने उससे इल्तिजा की तो वो सर नफी में हिलाते उठी और नफीसा बेगम को कंधों से पकड़कर हिलाया। ये जिमिल नहीं है, ये कोई और है। मेरी जिमिल इतनी खामोश नहीं रह सकती। वो मुझे इतना परेशान नहीं कर सकती। ये जिमिल नहीं है फूफो। कहाँ है जिमिल? मुझे मेरी जिमिल वापस ला के दे प्लीज। वो हवास बाख्ता हुए नफीसा बेगम को झंझोड़ गई तो जुरेज ने गजलान को मर्दों के पास रुकने का इशारा कहते अब्रिश की तरफ कदम बढ़ाए। जुरेज, वो इसके पास आने पर नफीसा बेगम को छोड़ते 2 सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आई। आए, देखें तो सही, वो मुस्कुरा रही है। उसका चेहरा मुतमईन और रोशन है, वरना खून की गर्दिश रुके तो चेहरे सयाह पड़ जाते हैं। वो उसे थामते जबरदस्ती चंद कदम चलकर मैयत के पास आया ताकि उसे जिमिल की मौत का यकीन दिला सके। फिर सफेद बेदाग चादर जिमिल के चेहरे से हटाकर अब्रिश के सामने किया तो वो कांप कर रह गई। एक पट्टी ने जिमिल की थोड़ी से सर तक के हिस्से को बांध रखा था और नाक में रुई मौजूद थी। अब्रिश बेख्तियार इस पर झुकी और उसकी पेशानी पर बूसा देते हुए उसके गाल चूमने लगी। जिमिल, तुम क्यों चली गई? क्यों अपनी आप ही को इतनी अजियत में छोड़ गई? इसे खुद से लिपटाते अब्रिश ने यूं पूछा जैसे जिमिल उसे सुन रही हो। जिमिल के बाल? कुछ देर बाद अब्रिश ने उससे अलग होते बालों को देखा जो काटकर बहुत छोटे कर दिए गए थे। सर्जरी के वक्त बाल काटने पड़े थे, सुरेश ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे करते बताया और फिर जिमिल को ढांकते अब्रिश को देखा जो बमुश्किल सिसकियां रोके खुद को मजबूत करने में हलकान थी। ज्यादा मत रोए, उसे आपके रोने से तकलीफ होगी। गजलान, तुम आखा जान को बुला लो, अगर वो जनाजे को कंधा देना चाहे तो आ जाए। उसे तसल्ली देते जुरेज ने गजलान से कहा जो किसी मामूल की तरह चलता हुआ आगा जान के कमरे में गया। तवक्को के बरक्स आगा जान उसे देखकर ही कमरे से बाहर आ गए। उनके माथे पर शिकने थी, लेकिन वो गुस्से या गज़ब की वजह से नहीं थी। वो अब्रिश के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। अब्रिश ने उनके जूते देखते नफरत से अपना सर झटका और पीछे हो गई। वो इसे नजरें मिलाए बगैर जनाजा उठाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि इनके कदमों को किसी आवाज ने जाम कर दिया। जमल, जमल, वो बारिश में भीगा बेहाल सा लाउंज में दाखिल होते अंधाधुंध जमल की मैयत के पास आया तो सबने चौंक कर उसे देखा। हमजा, उसे देखकर अब्रिश के होंठों पर जरा सी जुम्बिश हुई। वह हजूम को नजरअंदाज करते जमील के पास बैठते बच्चों की तरह रो दिया तो आज ना आगा जान ने उसका गिरबान पकड़ा और ना गजलान ने उसे मारकर घर से बाहर निकला। इनकी सारी अना और जिद भी जमील के साथ ही फोत हो गई थी। मुझे माफ कर दो जमील, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मेरी वजह से तुम बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो। वो सिसकियों से रोता जमील से माफी मांगने लगा तो औरतें एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगी।
अब्रिश आपी, मुझे माफ़ कर दे। अगर मैं उस रात वो अब अब्रिश के सामने आया तो जुरैज़ ने जल्दी से उसकी बात काटी। अच्छा बस, जनाज़ा उठाएँ। मज़ीद किसी तमाशे से बचने के लिए जुरैज़ ने आगे बढ़कर जनाज़ा उठाया तो बाकी मर्द भी कलमा पढ़ते उसके साथ शरीक हो गए। मेरे पीछे पढ़ो, पढ़ो शाबाश। अब्रिश के कांपते हाथों को जोर से मुट्ठी में लेते नफीसा बेगम ने उसे जनाजे के पीछे जाने से रोका तो वे बेसुध होकर जमीन पर बैठ गई। जरा सी लरजाहट के साथ उसकी आधी दुआ हलक में ही अटक गई तो नफीसा बेगम ने उसके बिखरे बालों को माथे से पीछे करते आंसू साफ किए। बस मेरी बच्ची बस। इस मजबूत और बहादुर लड़की को जिंदगी में पहली बार इतना कमजोर देखकर नफीसा बेगम की जान लबों पर आने लगी थी। अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की गूंज अब लॉन से सुनाई देते धीरे धीरे कम होती जा रही थी। खालदा बेगम ने अब्रिश को देखा। सारी तसल्लियां और दिलासे अब्रिश के हिस्से में आए थे। इन्हें तो किसी ने सहारा तक न दिया था। वो तो माँ थी, फिर भी जिमिल के मरने की तकलीफ इनसे ज्यादा अब्रिश को हुई थी। शायद गम के मौका भर भी इनके दिल में एक कसक सी उठी। सुबह की रोशनी ने आसमान का पर्दा फाड़ते स्याही को अपने अंदर निगला तो घर से लोगों की हजूम छिटने लगा। मर्द तो जनाजे के बाद ही चले गए थे, लेकिन अब औरतें भी अपने घरों को जाने लगी। तो नफीसा बेगम ने जुरेज को नाश्ते की ट्रे थमाई। वो अपने कपड़े भीग जाने की वजह से गजदान के कपड़े जेबतन किए हुए था और ये कपड़े उसे काफी छोटे थे, मगर मजबूरी की वजह से इन्हीं पर सब्र शुक्र करते वो रात के घन चक्कर बना हुआ था। अब्रिश नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल होते उसने दरवाजा हल्का सा बंद किया और अब्रिश को पुकारा जो बेड पर चादर ताने लेटी थी। उठे, नाश्ता कर लें। पूरी रात के बाद अब कमरे में आते उसने बेड पर बैठते अब्रिश को पुकारा, मगर वो यूं ही लेटी रही। कल से आपने कुछ नहीं खाया, उठकर कुछ खा लें वरना बीमार हो जाएंगी। चलें शाबाश उठें। उसके कंधे पर हाथ रखते जुरेज ने उसकी करवट अपनी जानिब की तो अपना भीगा चेहरा साफ करते उससे नजरें चुरा गई। मुझे भूख नहीं है और ये पर्दे बराबर करके आप बाहर चले जाए। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। उठने की बजाय अब्रिश ने थकन सदा लहजे में कहते आंखें मूंद लीं तो जुरेज उसकी पलकों पर ठहरे आंसुओं को देखने लगा। वो उसे बेइंतहा तकलीफ दे रहे थे। लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहता। आंखें खोले। उसका चेहरा अपने हाथों में लेते जुरेज ने उसे भी हैरान किया तो बेख्तियार आंखें खोलकर उठी। मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। सजावल को पता चला तो वो जुरेज के करीब आने पर हमेशा यूं ही घबरा जाया करती थी। श्श, चुप, उठें, जाकर मुंह हाथ धोएं। जुरेज ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हुक्म सादर किया तो वो चादर दूर करते उठी और बाथरूम में चली गई। तरोताज़ा होने के बाद जब वो वापस आए तो जुरेज मोबाइल के साथ मसरूफ था। उसे देखते ही उसने मोबाइल मेज पर रखा और खाने की ट्रे बेड पर रखते फीका सा मुस्कुराया। एक मिनट, मैं ये उठा लूं। उसके बैठने से पहले जुरेज ने चादर को तय लगाकर एक तरफ रखा तो बादल न ख्वास्ता उसके सामने बैठी। ये पूरा सैंडविच खत्म करना है वरना मैं बहुत मारूंगा। एक सैंडविच उठाकर उसे थमाते जुरेज ने धौंस से कहा तो उसने एक लुकमा लेते उसे अंदर घसीटना चाहा, मगर वो गले में जाकर ही रुक गया था। उसने हाथ बढ़ाकर चाय का कप उठाया और धुंधलाती निगाहों से जुरेज को देखते घून भरा कि शायद इससे इसके गले में फंसा नवाला अंदर चला जाए। रिलैक्स। उसके चंद आंसू टूटकर गालों पर बिखरे तो जुरेज ने अपना नाश्ता छोड़ते उसके हाथ से सैंडविच ले लिया। जुरेज, जब से अपने गाल रगड़ते अब्रिश ने उसे पुकारा तो वो इसके मुंह में नवाला डालते उसी की तरफ मुतवज्जो था। कब्र ज्यादा गहरी तो नहीं थी? न जाने ये सवाल उसने क्यों किया था। सुरेश ने ठहर कर उसे देखा जिसके गाल बार बार साफ करने के बावजूद भीगते जा रहे थे। कब्र हर शख्स के लिए उसके अमाल जैसी होती है और हमारी जिम्मत तो बहुत मासूम थी। दुनिया की हर अजियत के बदले उसे अजर मिला होगा और उम्मीद है कि वो पुरसकून होगी। इसलिए आप ये सब सोचने की बजाय उसके लिए दुआ करें। नरमी से समझाते वो अब्रिश को नाश्ता करवा रहा था। उसे पराठे बहुत पसंद थे। अभी अगर वो यहाँ होती तो कहती कि अब्रिश आप ही मुझे पराठा बना दें। कहकर वो खुद ही हंसी। और आपको क्या पसंद है? अगर ये नहीं पसंद तो बता दें, मैं पराठा बनवा देता हूँ। उसने जानबूझकर जिमिल के बारे में बात करने की बजाय उसकी जात को मौजू बनाया तो वो थकन से चूर आंखें लिए उसे तकने लगी। कुछ भी, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। जुरेज का बढ़ाया हुआ हाथ पीछे करते उसने रंधी हुई आवाज में कहा तो जुरेज ने ट्रे मेज पर रखते उठकर खिड़की के पर्दे बराबर कर दिए। सो जाए, अभी 5 बजे हैं, कम से कम 9 बजे तक आपने सोना है। उसके साथ ही बेड पर लेटते जुरेज ने कहा तो वो कुछ झिझक कर उसे देखने लगी। आप आप चले जाएं। कहाँ चला जाऊं?
सुरेश ने उसकी हिचकिचाहट समझने के बावजूद कुरेदा तो वो अपने आंसू साफ करते परेशानी से उसे देखने लगी। जो तकिया ठीक करते उसके जवाब का मुंतजर था। मुझे नहीं सोना, इस वक्त मुझे नींद आ सकती है क्या? वो कमरे में अंधेरा होने के बावजूद सुरेश को देख सकती थी। बिल्कुल आ सकती है। आप आंखें बंद करके कुछ देर लेट जाएं, फिर देखिएगा कैसे नींद आती है। शाबाश, लेट जाएं, मैं पास ही हूँ। जुरेज ने उसे अपने साथ का यकीन दिलाया तो वो खामोशी से लेट गई। करवट इस तरफ ले। उसे दूसरी तरफ करवट लेते देखकर जुरेज ने कहा तो वो बहस करने की बजाय उसकी बात मान गई। अब आंखें बंद करें और देर में अल्लाह ताला का नाम लेती रहे। गम के मौकों पर रोना फितरी अमल है, लेकिन हमें नाशुक्रे और नाउमीदी से बचना चाहिए। वैसे मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? मेरी बीवी तो पहले से ही बहुत समझदार है और थोड़ी सी फर्माबरदार भी। उसके बात मानने पर सुरेश ने मान से कहते उसके बालों में हाथ फेरा तो वो आंखें खोलकर मुस्कुराई। रूह को जिस्म से अलग कर दिया जाए तो दर्द तो होगा ना? वो पूछ रही थी। अच्छा, तो जिमल आपकी रूह थी, फिर मैं क्या हूँ? वो अब्रिश की उदासी दूर करने के लिए सदमे से बोला। पता नहीं, उसने अफसुर्दगी से कहा तो सुरेश ने उसके करीब होते उसे अपने हिसार में ले लिया। सो जाए। उसके हाथ की पुष्ट पर बुसा देते सुरेश ने आंखें बंद कर ली तो वो उसकी सांसें खुद पर महसूस करते कुछ देर उसके चेहरे को देखती रही। फिर पुरसकून होते आंखें बंद कर लीं कि इस वक्त वो जुरेज के कुर्ब की खुशी को महसूस करने की ताकत तो नहीं रखती थी, मगर उसका बेचैन दिल काफी हद तक करार पकड़ चुका था। इसलिए चंद लम्हों में ही वो नींद की वादियों में उतर गई, जबकि जुरेज ने इसके सोने का यकीन करते आंखें खोली और कितनी ही देर इसके जर्द चेहरे को देखता रहा जो उसे अनजानी सी तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। वो सुस्त रवि से चलता जिमिल के कमरे में आ गया। उसके कदम इस कदर भारी हो रहे थे कि लगता था जैसे पैरों तले बिछा फर्श उसके कदमों में जंजीरें डाल रहा है। ना तो वहां वजूद लिए उसने एक नदामत भरी निगाह इस कमरे में डाली जो अपनी मालकिन की जुदाई पर उदास खड़ा था। फिर पछतावे के आंसू बहाते जिमिल के बेड पर बैठ गया। ये रोना धोना तो अब कब्र तक मेरे साथ ही जाएगा भाई। आप अपने हाथ से मेरा गला दबा देते मगर मुझे यूं रुस्वा ना होने देते। जमल की आवाज की गूंज उसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी मगर वो चुप नहीं कर पा रहा था। भाई तो मुहाफिज होते ना, बाप के बाद अपनी बहनों का सहारा होते हैं, फिर क्यों आपने मुझसे वो सहारा छीन लिया? आप तो मेरे फेवरेट थे ना, मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे, फिर आपने मुझे यूं तन्हा क्यों छोड़ दिया? उसके कई अधूरे सवाल उसके साथ ही कब्र में उतर गए। पीछे रह गया तो पछतावा और हसरत। मुझे माफ कर दो जिमल, मेरा दिल अंधा हो गया था। मैं इतना बेहिस हो गया था कि अब्रिश का सारा गुस्सा तुम पर निकालता रहा। कितना मारा है मैंने तुम्हें। दिल ही दिल में उससे माफी मांगते गजलान ने अपने हाथों को देखा और फिर गुस्से से साइड टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर उसे अपने हाथ में दबोच दिया कि वो टूटकर उसकी हथेली में चुभने लगा। इन्हीं हाथों से तुम्हें अजियत दी थी ना, अब मैं इन्हें अजियत दूंगा। अपने खून को देखते उसने दर्द से आंखें भींची और फिर किरचियां फर्श पर फेंकते अपना सर हाथों में गिराकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं इस बोझ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना अब्रिश चाहिए और ना आगा जान की जायदाद। मुझे बस माफी दे दो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। बिलक बिलक कर रोते उसने इल्तिजा किया मगर अब वहां उसे सुनने के लिए कोई न था। गजलान। तभी खालदा बेगम ने उसे पुकारा तो वो रोना भूलकर उन्हें देखने लगा। वो सदियों की बीमार लग रही थी। ये क्या किया है तुमने? उसके खून आलूद हाथ देखते वो तड़प कर बोली तो गजलान उठा और बेख्तियार उनके गले लग गया। हमने जिमिल के साथ बहुत बुरा किया है अम्मी। हमें पता था कि वो बेकसूर है, फिर भी हमने आगा जान की बातों में आकर उसे कसूरवार बना दिया। हमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। वो इनके गले लगे रो रहा था। मैं इन्हीं हाथों से उसे मारता रहा हूँ और आज इन्हीं हाथों से उसे कब्र में दफना कर आया हूँ। मैं कितना बुरा भाई हूँ अम्मी। काश वक्त थोड़ा पीछे चला जाए, वो हमजा के साथ ऊपर हो, हमें आगा जान को बुलाए और मैं उनका मुंह बंद करवाकर जमल की ढाल बन जाऊं कि मेरी बहन ऐसी नहीं है। काश वक्त पीछे जा सकता अम्मी। हमें तो पता ही नहीं था कि वो मरने वाली है और हम उसे अजियत देते रहे। मुझे खुद से घिन आ रही है। दिल चाह रहा है अपना मुंह नोच लूं। वो हवास पाख्ता सा अपनी नदामत का इजहार करते इनसे दूर हुआ तो वो थक कर सोफे पर बैठ गई। मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ, वो सिर्फ इतना ही कह सकी। गजलान ने थूक निकलते सर हाँ में हिलाया। कल ले जाऊंगा, वो कहकर जाने लगा मगर फिर उसकी नजर तकिए के नीचे पड़ी जहां एक कागज पड़ा था। उसने आगे बढ़कर तकिया उठाया और कागज पर लिखे अल्फाज पढ़ने लगा। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ।
سمر کی لکھائی میں اس کاغذ پر جا بجا یہی جملہ لکھا تھا۔ اس نے کاغذ پر اٹھایا تو دوسری طرف بھی اسی جملے کی تکرار تھی۔ اس کا دل کپ کپا گیا۔ اس رات زمل نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا اور اللہ نے اپنے پاس اسے بلا لیا۔ وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر چکی ہے امی۔ بربادی کے لیے تیار ہو جائیں، اور بھلا اس سے بڑی بربادی اور کیا ہوگی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کھوکھلا سا ہنستے غزلان نے وہ کاغذ مٹھی میں دبایا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ خالدہ بیگم اپنا غم زمل کے کمرے کی بے جان چیزوں کو سنانے لگی تھی۔ آج زمل کی موت کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہ وقت ان سب کے لیے بہت بھاری تھا، خصوصاً ابرش کے لیے، جسے سنبھالنے کے لیے زریز سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا تھا۔ آغا جان نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ غزلان پورا دن زمل کے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ خالدہ بیگم بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں بند رہتی کہ ان کی ندامت انہیں دن رات تکلیف دے رہی تھی۔ اس سب کے درمیان اگر کوئی سنبھلا تھا تو وہ ابرش تھی، شاید اس لیے کہ اسے زمل کے مرنے کا غم ضرور تھا، مگر پچھتاوا نہیں تھا جو باقی سب گھر والے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ اسٹڈی ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے کھڑکی سے شام ڈھلنے کا منظر دیکھ رہی تھی جب زریز نے کمرے میں آتے اس سے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں کہ انسان کتنا ڈھیٹ ہے نا، جن کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ان کے جدا ہونے پر بھی زندہ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، خواہشیں کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ اس کی آواز غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ تو اللہ کی خاص نعمت ہے کہ ہمارا دل ایک ہی حالت میں ٹھہرا نہیں رہتا، اور غم تو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے دل کو ان کے ساتھ جینے کی عادت ڈال دی جاتی ہے۔ وہ اس کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر بولا تو ابرش نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ قدرت ہمارے زخموں کو مدمل کر دیتی ہے، لیکن ہیلنگ کا یہ سلسلہ بہت طویل اور کٹھن ہے۔ بعض اوقات سالوں تک لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھار تو ساری زندگی ایک زخم کو مدمل کرنے کے لیے ناکافی لگتی ہے۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ سورج کی طرف متوجہ ہوئی، جو مغرب کے پردے میں چھپ کر سرخ رنگ ڈھال چکا تھا۔ واہ واہ، اتنی سمجھداری کی باتیں۔ ویسا ماننا پڑے گا کہ امی نے چراغ لے کر آپ کو ڈھونڈا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے شرارت سے بولو تو وہ مدھم سا مسکرا کر کرسی سے اٹھ کر سامنے آئی اس کے۔ ڈھونڈا کہاں جاتا ہے؟ مجھے تو زبردستی آپ کے سر تھوپ دیا گیا تھا۔ وہ کہہ کر باہر جانے لگی تو زریز نے اس کا بازو پکڑ کر جانے سے روکا اور واپس اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ کیا فضول بات کی ہے؟ وہ برہم ہوا تو ابرش اس کی آنکھوں میں شکایت دیکھ کر مسکرائی۔ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن میں اتنی اچھی نہیں ہوں۔ میں تو شاید آپ کے اعتبار کے قابل بھی نہیں ہوں۔ لوگ ہمیں جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں زریز۔ ماضی کی کوتاہیاں یاد آتے اسے زریز کو پردے میں رکھنا برا لگ رہا تھا۔ تبھی ندامت سے کہتے وہ سر جھکا گئی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو کسی دن یہ پتا چلے کہ میں شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ محبت کرتی تھی تو آپ کیا یقین کریں گے؟ اب کی بار وہ تمام خوف دل سے نکال کر براہ راست پوچھ بیٹھی۔ زریز اس کی بات پر ٹھٹکا، پھر اس کے قریب ہوتے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ یہ ناممکن ہے، اس کے لہجے میں اعتماد بھرا تھا۔ ابرش کو اس کے حد درجہ یقین سے خوف آنے لگا تھا۔ آپ کی محبت کا حقدار صرف میں ہوں، آئی سمجھ؟ وہ مان سے کہتے اس کے مزید قریب آیا تو ابرش نے گھبرا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ایسے مت دیکھے، میں کنفیوز ہوتی ہوں۔ اس کی پرتپش نگاہوں خود پر محسوس کرتے ابرش نے منت کی تو اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے آنکھوں سے ہٹائے۔ اتنی بہادر لڑکی شوہر کے دیکھنے پر کنفیوز ہوتی ہے، یہ تو سراسر زیادتی ہوئی۔ اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ اب میں ٹھیک ہوں، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سجاول بہت طاقتور ہے، ابھی تک وہ ضرور کوئی پلان بنا چکا ہوگا۔ اسے خود سے دور کرتے ابرش نے کئی بار کی کہی ہوئی بات دوبارہ دہرائی تو وہ ٹھنڈی آنکھ بھرتے صوفے پر براجمان ہوا۔ ہر وقت مجھے دور بھیجنے کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کو مجھے تنگ کر کے مزہ آتا ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولا تو ابرش اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب آپ ایسے مت گھوریں، میں ڈر جاتا ہوں، اور آدم نے مجھے بتایا تھا کہ سجاول نے پولیس کو میرے یہاں ہونے کی اطلاع دے دی ہے، لیکن فی الحال پولیس مجھے نہیں پکڑ سکتی کیونکہ آدم نے میری فائل IG تک پہنچا دی ہے۔ اس لیے آپ بے فکر رہیں، ایک بار سجاول مجھے دھوکہ دے کے پکڑوا چکا ہے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے ابرش کی پریشانی دور کی تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ پھر گھر واپس چلتے ہیں، یہاں تو ہر وقت زمین کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ وہ پھر افسردہ ہوئی تو زریز نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ امی کے پاس چلی جائیں، انہیں آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کمرے میں اسے بلانے آیا تھا تو ابرش راہ فرار پا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ جسٹ گو ٹو ہیل، تم لوگوں سے ایک فائل نہیں سنبھالی جاتی؟
میری بات کان کھول کر سن لو زین، اگر زریز کی سچائی ثابت ہوگی تو میں تم سب کو زندہ درگور کر دوں گا۔ انسپیکٹر زین کی بات پر وہ غصے سے بھڑکتے دھاڑا تو دروازے کی اوٹ میں کھڑا احمد سہم کر رونے لگا۔ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سب آدم کا کیا دھرا ہے۔ اسے اس نوکری سے نکال دیا گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک زریز کی کیس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تو ہمیں عدالت تک جانے کی دھمکی دی ہے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ زریز سے پہلے آدم کو ٹھکانے لگائیں۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم زریز تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ انسپیکٹر زین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تو سجاول نے اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرا۔ زریز کی جان تو اس کی بیوی میں ہے، میں ان دونوں کی بجائے اب اس کی بیوی پر وار کروں گا، پھر دیکھتا ہوں یہ کیسے میرے شکنجے سے بچتا ہے۔ اس کے شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو وہ اپنا منصوبہ انسپیکٹر زین کو بتانے لگا۔ احمد 2 منٹ بعد وہ فون رکھ کر باہر نکلا تو احمد کو دیوار میں منہ چھپا کر روتا پایا۔ ڈیڈ، آپ کس کو ڈانٹ رہے تھے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تو سجاول نے اسے خود سے لپٹایا۔ ایک برے انکل کو ڈانٹ رہا تھا، لیکن آپ رو کیوں رہے ہو؟ میں نے آپ کو تو نہیں ڈانٹا۔ مجھے ممی کی کال آئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ برے آدمی ہیں، مجھے ممی کے پاس جانا ہے، میں انہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ وہ روتی ہوئی آواز میں بولا تو سجاول نے اسے خود سے الگ کرتے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی کال کب آئی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آئلہ کا منہ توڑ دے۔ کل رات جب آپ گھر پر نہیں تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے گارڈ انکل سے کہا کہ وہ ممی کو میرا میسج دے دیں۔ پھر میری ممی نے کال کر کے مجھ سے بہت زیادہ باتیں کی۔ وہ اچھی ہیں اور آپ برے۔ وہ کئی دنوں سے سجاول کی توجہ نہ پا کر اس سے بدگمان ہو چکا تھا۔ سجاول نے اسے بہلا کر کمرے میں بھیجا اور غصے سے سیڑھیاں اترتے گارڈ کی طرف بڑھا، جس کا آج اس نے اس گھر میں آخری دن تھا۔ تمہیں آئی جی پی نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ ابرش کے جانے کے بعد اسے آدم کا فون آیا، جس نے سلام دعا کے بغیر اسے مطلع کیا۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تمہیں لیٹ پر لے کر جانا ہے اس لیے۔ حد ہے یار، پولیس آفیسر نے تم سے ملاقات کر کے کیس کے بارے میں ہی بات کرنی ہوگی نا۔ اب وہ تمہیں صحرا پہنانے کے لیے تو بلائیں گے نہیں۔ دوسری طرف سے آدم نے تنک کر کہا تو اس نے فون کان سے ہٹاتے اس کی چنگھاڑتی آواز سے اپنے کانوں کے پردوں کو بچایا۔ اتنے تپے ہوئے کیوں ہو؟ میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے مجھے سامنے آنا پڑا۔ اس مشکل وقت میں اپنی وائف کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھتے زریز نے صفائی پیش کی تھی۔ مجھے پتا ہے، لیکن تمہیں ایک بار مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ خیر، اب بھابھی کیسی ہیں؟ ان کی طبیعت بہتر ہوئی؟ آدم نے اس کے لہجے میں پریشانی محسوس کرتے نرمی اختیار کی۔ پہلے سے بہتر ہے، لیکن میں ان کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں بھاگوں گا۔ انہیں اس وقت میری ضرورت ہے، اس لیے میں اب منظر پر رہ کر ہی سجاول کا مقابلہ کروں گا۔ تم کسی نہ کسی طرح پولیس کو سنبھالو۔ سجاول کے لیے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے ایک بار آئلہ سے ملنا پڑے گا۔ پچھلے 1 ہفتے سے ذہن میں چلتی منصوبہ بندی کو آدم کے سامنے رکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ویٹ واٹ؟ تم آئلہ سے ملنے امریکہ جاؤ گے؟ دماغ ٹھکانے پر ہے؟ اگر سجاول نے پیچھے سے بھابھی کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ آدم اس کی بات سمجھنے سے پہلے ہی حیرت کی ماری چیخا۔ تمہاری بھابھی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ویزے کے لیے 2 دن پہلے ہی اپلائی کر چکا ہوں۔ بس دعا کرو کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ ہو جائے، اور پولیس آفیسر سے مل لوں گا۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ اپنا اس منصوبہ اسے بتاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ان کا نام عرفان مغل ہے، اور ان کے آفس کا پتہ میں تمہیں بھیج دوں گا۔ اور فکر مت کرو، سجاول اتنا تیز ہے نہیں جتنا وہ خود کو سمجھتا ہے۔ کم از کم میرے سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے فون پر ہی ایک فرضی کالر جھاڑے تو زریز مسکرایا۔ تم عقل مند ہو؟ کہاں سے؟ مل لو، پھر بتاتا ہوں کہ کہاں سے عقل مند ہو، اور بھابھی کو میرا سلام دینا۔ اب میں فون رکھ رہا ہوں۔ وہ تیزی سے کہتے فون بند کر گیا تو زریز نے گھور کر اسکرین کو دیکھا۔ بیر مروت کہیں کا۔ منہ بگاڑتے اس نے فون رکھا اور باہر آ گیا، جہاں ایک نیا محاذ کھلا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج میں آقا جان کو کسی بات پر چلاتے دیکھ کر اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ابرش کو کسی بات پر ڈانٹ رہے تھے، اور وہ اپنے آنسو روکے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ مجھے زمل کی موت کا قصوروار تو ایسے ٹھہرا رہی ہے جیسے میں نے اسے زہر دے کر مارا ہو۔ سمجھا لو اسے، ورنہ پھر میں سمجھاؤں گا۔ وہ جو ابھی دفتر سے لوٹے تھے ابرش کی کسی نفرت آمیز جملے پر بھڑک کر بولے، تو ابرش نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ آپ ہی قصوروار ہیں آقا جان، نہ آپ اسے زبردستی شادی کے لیے مجبور کرتے اور نہ یہ سب ہوتا، لیکن خیر، آپ جیسے بے حس انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ سہمے بغیر ان سے بھی بلند آواز میں بولی تو آقا جان کی آنکھوں میں خون اترا۔ کاش سمل کے ساتھ تم بھی مر جاتی، کم از کم میری جان تو چھوٹتی۔
انہوں نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے حقارت سے کہا تو وہ حیرت زدہ سے لڑکھڑائی۔ آپ گھٹیا ترین ہیں، گھٹیا ترین۔ خود پر قابو پاتے وہ انہیں ان کی اصلیت بتا رہی تھی۔ کیا کہا؟ وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو زریز نے ان کے سامنے آتے راستہ روکا۔ آپ میری بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے کٹھور لہجے میں انہیں تنبیہ کی تو ابرش نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا جو اسے اپنے پیچھے چھپائے آغا جان سے لڑنے کو تیار کھڑا تھا۔ نفیسہ بیگم شور سن کر چھت سے اتری جبکہ غزلان اور خالدہ بیگم بھی کمروں سے باہر نکل آئے۔ تمہاری بیوی ہونے سے پہلے یہ میری بیٹی ہے، اس لیے تم ہمارے معاملے سے دور رہو۔ وہ اس کے مضبوط لہجے سے پل بھر کے لیے گھبرائے ضرور تھے مگر غرور اور اکڑ اب تک باقی تھی۔ کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جسے آپ نے بچپن سے لے کر آج تک ناکردہ گناہوں کی سزا دی ہے، یا وہ بیٹی جس نے آپ نے میری غیر موجودگی میں گھر سے نکال دیا؟ معاف کیجیے گا آغا جان، لیکن آپ کے منہ سے بیٹی کا لفظ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے انتہائی سختی سے انہیں آئینہ دکھا گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، بھول گئے ہو کہ خود شادی کے پہلے ہی دن غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے اب تک میں نے ہی اسے سنبھالا ہے۔ ان کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جبکہ زریز نے ابرش کا ہاتھ تھامے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ یہ سنبھالا ہے آپ نے؟ اسے سنبھالنا کہتے ہیں، اور میں اس مار پیٹ سے بھی لائم نہیں ہوں جو آپ نے میری بیوی کے ساتھ کی ہے۔ اگر میں رشتے کا لحاظ کر کے خاموش ہوں تو رہنے دیں، ورنہ اس ایک ہفتے میں آپ سب کی اصلیت جان چکا ہوں۔ وہ مضبوطی سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں دھنسائے آقا جان سے بحث کر رہا تھا جبکہ ابرش سکوت کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کے ماتھے کی شکنیں اور اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ اسی چھت کے نیچے اس پر آقا جان نے کئی بار ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن آج سے پہلے کوئی اس کے لیے یوں کھڑا نہیں ہوا تھا، نہ خالدہ بیگم، نہ غزلان اور نہ ہی نفیسہ بیگم۔ وہ منجمد سے اسے دیکھتی رہی جو اس کے لیے کسی مضبوط چٹان کی مانند کھڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ آغا جان کا ہاتھ نہیں روک سکتی تھی، وہ انہیں روک سکتی تھی، لیکن زریز کے ساتھ نے اسے اس حد تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ چپ کر جا زریز، کیوں بات کو بڑھا رہے ہو؟ آغا جان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے نفیسہ بیگم نے آتے ہوئے زریز کو روکنا چاہا۔ میں بات بڑھا رہا ہوں امی، آپ دیکھ نہیں رہی کہ یہ ابرش پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے؟ 7 دن پہلے یہاں جوان موت ہوئی ہے، سب کے دل دہل کر رہ گئے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ ابرش لاوارث ہے؟ ادھر ہی ہوں میں، اور اب دیکھتا ہوں کہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کون کرتا ہے۔ چلیں آپ۔ وہ غصے سے کہتے ابرش کو اپنے ساتھ کھینچتا باہر کی طرف بڑھا تو وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑے حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا بار بار میری بیوی کہہ کر اسے مان دینا اچھا لگتا ہے، مگر اس میں ابھی اتنی ہمت نہیں تھی۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ نفیسہ بیگم بھی پیچھے آئی تھی۔ گھر جا رہا ہوں، آپ نے بھی چلنا ہے تو بتائیں، وہ اکھڑا کھڑا سا بولا۔ ابھی خالدہ کو میری ضرورت ہے اور ابرش کو بھی یہاں رہنے دو، وہ اکیلے کیسے رہے گی؟ انہوں نے فکر مندی سے ابرش کا چہرہ دیکھا جو بے زبان ہو چکی تھی۔ اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دوں جہاں اس کی عزت نہیں ہے، اور آپ نے جب آنا ہوا تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ تیزی سے کہتے ان کا جواب سنے بغیر گھر سے نکلا تو ابرش نے ایک تشکر بھری نگاہ آسمان پر ڈالی۔ آنسو صاف کر لیں۔ اس کی حالت سے بخوبی واقف ہوتے زریز نے ٹیکسی کو روکنے کا اشارہ کیا اور جیب سے ٹشو نکالتے اسے تھمایا۔ وہ پرسکون سی مسکرا کر اپنے گال صاف کرنے لگی جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کھڑے اس شخص کو بتا دے کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہونے لگا ہے۔ زریز نے ٹیکسی سے اترتے ڈرائیور کو کرایہ تھمایا اور تالے میں چابی گھماتے گھر کا داخلی دروازہ کھول کر ابرش کو اندر جانے کا راستہ دیا تو وہ سر جھکائے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ زریز دروازے کو اندر سے بند کرتے اس کے پیچھے آیا جو باتھ روم میں گھسی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابرش۔ کچھ دیر انتظار کے بعد زریز نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتے اسے پکارا تو اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے آنسوں کے اثرات ختم کرنا چاہے۔ ابرش دروازہ کھولیں۔ نل کی آواز سن کر اس نے دوبارہ دروازہ بجایا تو ابرش نے اپنے دوپٹے سے چہرہ خشک کرتے دروازہ کھولا اور اسے نظریں ملائے بغیر باہر نکلتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس بے حس انسان کی وجہ سے کیوں خود کو اذیت دے رہی ہیں؟ وہ آپ کے آنسوں کا حقدار نہیں ہے یار۔ زریز نے اس کے سامنے بیٹھتے ڈھارس بندھائی۔ ابرش نے زبردستی مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بے حس انسان میرا سگا باپ ہے، کہتے ہوئے اس کی مسکراہٹ دھیمی پڑی اور چند باغی آنسو نکل کر گالوں پر بکھر گئے۔ آپ کو پتا ہے زریز، مجھے آج تک ان سے نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔
बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे मेरी कमाईगी का एहसास दिलाया। उन्होंने हर दिन मुझे मेरी माँ की मौत का ज़िम्मेदार ठहराया है। बचपन में तो इनकी नफ़रत वक़्ती गुस्सा लगती थी, इसलिए मैं पढ़ाई में मेहनत करके इनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती थी। हर साल फर्स्ट पोज़ीशन लेकर उनके पास आती कि शायद वो मुझे प्यार करें, जैसे दूसरे बच्चों के बाप उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपनी तकलीफ़ का इज़हार करती। इतना कहकर अब्रिश ने चेहरा झुकाते अपने आंसुओं को बह जाने दिया। लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ मुझे समझ आ गई कि आगा जान कभी मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। मैंने इनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिशें छोड़ दी और इनके सामने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। वो मुझे मारते सिर्फ़ इसलिए थे क्योंकि मैं उनके सामने बोलती थी। इनके गलत को गलत कहती थी। इनके ख़्याल में बेटियाँ गूँगी होनी चाहिए, जो सिर्फ़ सर हिलाकर सारी दुनिया के हुक्म मानें। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। वो मुझे मारते थे, लेकिन उनको कोई नहीं रोकता था। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पैदा होते ही इनकी बीवी फ़ौत हो गई थी। इनको इस बात का एहसास नहीं होता कि मैंने अपनी माँ का लम्स तक महसूस नहीं किया। इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं इनसे ज़्यादा अज़ियत में थी। जमल के जाने के बाद मुझे ये खुशफ़हमी होने लगी थी कि अब आगा जान बदल जाएँगे। लेकिन आज उन्होंने मेरी ये खुशफ़हमी भी ख़त्म कर दी। ज़िंदगी में पहली बार किसी को सामने बनाते उसने अपने दिल की भड़ास निकाली, तो जुरेज़ ने इसका हाथ अपने हाथों में लेते नरमी से दबाया। बहुत थक गई हूँ। अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जुरेज़ की तरफ देखते नफ़ी में सर हिलाते बेबसी से बोली तो जुरेज़ ने दूसरे हाथ से उसके आंसू साफ़ किए। तो मत करें बर्दाश्त। इस गुबार को बाहर निकालें। बरसों से अपने अंदर अज़ियत छुपा-छुपा कर आपने अपने दिल को कब्रिस्तान बना लिया है। दूसरों की मसीहा बनी रहती हैं, कभी अपनी मसीहा भी बने। और आगा जान के लिए हम सिर्फ़ हदायत की ही दुआ कर सकते हैं। मुझे तो आज इनके रवैये पर हैरत हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि इनका मुँह तोड़ दूँ, लेकिन वो आपके बाप हैं, इसलिए लिहाज़ कर गया। आप आइंदा मेरे बगैर वहाँ मत जाइएगा। उसे समझाते हुए जुरैज़ ने नसीहत की तो वो सर झटक कर रह गई। मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। और छोड़ें, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही पता नहीं बस क्या हो गया है मुझे। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते अब्रिश ने खुद को मज़ीद कमज़ोर होने से रोका। चाय बना दूँ? उसे सिमट कर बेड से टेक लगाते देखकर जुरैज़ ने पूछा। आप बनाएँगे? नहीं, आप मुझे बताएँ, मैं बना देती हूँ। वो अपना रोना भूलकर बिस्तर से उठी तो जुरैज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। उफ़! बेचैन रूह, चुप करके बैठ जाएँ। मैं इतना भी नालायक नहीं हूँ कि चाय ना बना सकूँ। जुरैज़ ने उसे पकड़कर वापस बिठाया तो वो मुस्कुराए बगैर न रह सकी। आप बहुत अच्छे हैं, उसने बेख्तियार कहा तो जुरैज़ की आँखों में चमक पैदा हुई। अच्छा हूँ या आपको अच्छा लगता हूँ? उसने मायूस लहजे में पूछा तो अब्रिश खामोशी से उसे देखती रही। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसके लिए क्या महसूस करने लगी है, लेकिन वो सिर्फ बहती आँखों से उसे देखे गई। कहाँ खो गई हैं? जुरैज़ ने उसकी निगाहें खुद पर जमी देखकर पूछा तो वो रोते हुए ही मुस्कुराई। हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे आपकी ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत? ये तो आपने बहुत दिल दुखाने वाली बात की है। वो मसनूई नाराज़गी से कहते उठा तो अब्रिश भी परेशानी से उठते उसके सामने आई। मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ गुज़ारना चाहती हूँ। उसके माथे पर बल देखते अब्रिश ने अपने जज़्बात को अल्फ़ाज़ दिए तो जुरैज़ ने सीने पर हाथ बाँधे दिलचस्पी से उसे देखा। और? और क्या सुनना चाहते हैं? एकदम उसकी शरारत समझते अब्रिश ने पूछा तो वो खिलखिलाकर हँसा। कुछ नहीं सुनना चाहता मैडम। मुझे पता है कि मशरक़ी बीवियाँ इतनी आसानी से मोहब्बत का इज़हार नहीं करती। उसने कहते हुए अपने बालों में हाथ फेरा तो अब्रिश छींप कर चेहरा मोड़ते ख्वाह-मख्वाह ही ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें ठीक करने लगी। कौन-सी मोहब्बत? मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। उसे झुठलाते अब्रिश की चीज़ें सिमटते हाथ काँपे तो जुरैज़ ने आईने में नज़र आते इसके अक्स को देखा। खैर है, अभी आप पुरसुकून रहें। मैं 5 मिनट में चाय लेकर आता हूँ। वो इसे किसी मुश्किल में डालने की बजाय जुरैज़ ने सहूलत से कहा और बाहर चला गया। जबकि अब्रिश अपनी बेकाबू धड़कनों पर काबू पाते बेड पर बैठ गई। कहाँ जा रहे हो? वो बाहर जाने के लिए निकला तो खालदा बेगम ने उसे आवाज़ दी। कब्रिस्तान जा रहा हूँ। मुख्तसर जवाब देते वो अपनी बाइक पर सवार हुआ तो खालदा बेगम ने अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ा। मुझे भी ले जाओ। वो इसके साथ जाने के लिए तैयार थी। फजलान ने एक नज़र इन पर डाली फिर नफ़ी में सर हिलाया। इतनी रात को आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैं आपको सुबह रोशनी में ले जाऊँगा। अभी मुझे ज़मल से कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। स्पाट लहजे में कहते उसने बाइक स्टार्ट की और खुले गेट से बाहर निकल गया। कराची की सड़कों पर रात के वक्त भी रौनक लगी रहती थी। वह इस गहमा-गहमी से गुजरते तेज रफ्तारी से बाइक चलाते कब्रिस्तान पहुंचा जहां चंद दिन पहले सिमल को दफना दिया गया था।
दरवाजे के पास बाइक रोकते उसने फूलों की रेडी से गुलाब की पत्तियां ली और भारी कदमों से चलते अंदर दाखिल हो गया। कब्रिस्तान के दोनों अतराफ कब्रें बनी हुई थी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ पक्की और कुछ कच्ची। कुछ पर कतबा लगा था तो कुछ बेनाम थी। वो चांद की मध्यम रोशनी में इनको देखते बोझल दिल के साथ जमिल की कब्र पर आ गया, जिसकी मिट्टी अब तक ताज़ा थी। जमिल, मेरी बहन। पछतावे और गम ने मिलकर उसे नीम मुर्दा कर दिया था। तभी वो घुटनों के बल कब्र कब्र के सरहाने बैठे रो दिया। उसके हाथ गीली मिट्टी पर थे और वो शिद्दत गम से उसे नोच रहा था। मुझे माफ़ कर दो ज़िमल, अपने भाई को माफ़ कर दो, अपने ज़ालिम भाई को माफ़ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हारी मौत ने मुझे तोड़ दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाओगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं क्यों तुम्हारे लिए खड़ा ना हो सका? क्यों मैंने तुम्हारे साथ ज़ुल्म होने दिया? मैं इतना बेहिस कैसे हो सकता हूँ? मैं मैं ग़ज़लान था ही नहीं। मैं तो कोई वहशी दरिंदा बन गया था जिसने अपनी बहन के साथ मारपीट की। ये हाथ टूट क्यों नहीं गए? मैं मर क्यों नहीं गया? रात के अंधेरे में कब्र में मौजूद सिमिल के मुर्दा जिस्म से माफी मांगते उसने अपना दाएं हाथ जोर से जमीन पर मारा, जिसके नतीजे में एक छोटा सा पत्थर उसके जख्म में धंस कर उसे मजीद तकलीफ में मुब्तला कर गया। शायद अल्लाह ने यही सजा मेरे लिए मुंतखब की है। काश मुझे गोली मार दी जाती या मेरे एक्सीडेंट हो जाता या सूली चढ़ दिया जाता, मगर तुम जिंदा रहती। ये पछतावे की सजा दुनिया की सब सजाओं से ज्यादा दर्दनाक है। इंसान गम के साए तले जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन पछतावा उसे दीमक की तरह खोखला कर देते हैं। मैं खोखला हो गया हूँ जिमिल। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ही मर गया है। अपना सर कब्र के सरहाने रखते वो दर्द की इंतहा पर पहुंचते फूट फूट कर रो दिया। शॉपर में मौजूद गुलाब की पत्तियां यूं ही पड़ी अपनी किस्मत पर नाला थी, और इनको लाने वाले शख्स होशो हवास से बेनियाज कब्र पर सर रखे माफिया मांग रहा था, इस बात से बेखबर कि कब्र वाले सुन नहीं सकते। उसने कसलमंदी से करवट बदली तो जुरेज को अपनी जगह ना पाकर अपनी ख्वाबिदा आंखें रगड़ते उठी और वॉल क्लॉक पर सुइयों की जंग को देखा। सुबह के 5 बज रहे थे और बाहर हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। ये कहाँ चले गए हैं? बाथरूम का दरवाजा खुला देखकर वो परेशानी से उठी और पाँव में जूते अड़सते बाहर आई तो बरामदे के मंजर ने उसे दरवाजे पर ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। सुरेश के ब्रल रुख जाय नमाज डाले सजदे में झुका हुआ था। कुर्ता पजामा ज़ेबतन किए वो बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। आबरिश ने उसकी पुश्त को देखते अपने कदम वहीं जमाए रखे और जुरेज ने उसकी मौजूदगी से बेखबर जब सलाम फेरा तो उसके होने के एहसास से गर्दन मोड़कर उसे देखा। फिर नरमी से मुस्कुराते उसने अपनी तवज्जो सामने मरकूज की और दुआ के लिए हाथ उठाए। वो खामोशी से उसे देखती रही। कुछ देर बाद जुरेज दुआ से फारग हुआ तो जायनमाज समेटते उठा। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही हैं? जायनमाज पलंग पर रखते जुरेज ने पूछा। आप सारी नमाजें पढ़ते हैं? आबरिश ने सवाल किया तो वो मुस्कुराते हुए पलंग पर बैठा। कैद के दौरान सारी पढ़ता था, लेकिन बाहर निकलने के बाद ये मेरी दूसरी नमाज है। इंसान भी अजीब ही मखलूक है। जब मुसीबत सर पर पड़ती है तो नमाज के वक्त का इंतजार करता है, और जब मुसीबत टल जाती है तो नमाज पढ़ना भूल जाता है। उसने मलामत भरे लहजे में कहा था। आप पढ़ तो लेते हैं, मैं तो महीने में मुश्किल से 2-3 नमाजें ही पढ़ पाती हूँ। कभी इतना जोश आता है कि तहज्जुद भी पढ़ने लगती हूँ, और कभी फर्ज नमाजों का भी होश नहीं होता। आबरिश ने शर्मिंदगी से अपना मसला बयान किया और अपनी आंखों को जोर से भींचा ताकि नींद के असरात खत्म हो जाएं। सबके साथ यही होता है। ईमान का दर्जा कभी बढ़ता है और कभी कम होता है। ये एक जगह ठहर नहीं सकता। और अभी फज्र की नमाज में कुछ वक्त बाकी है। आप चाहें तो वजू करके यहाँ ही नमाज पढ़ लें। मैं तब तक आदम से बात कर लूँ। वो उठा और कमरे में चला गया, जबकि अब्रिश ने भी वजू करने के लिए कमरे का रुख किया था, जहाँ अब जुरेज सोफे पर बैठा आदम से बात कर रहा था। यार, ये सजावल तो बहुत ही घटिया निकला। आदम नफरत भरे लहजे में गुस्से से बोला तो सुरेश ने अब्रिश को देखा, जो सर पर हिजाब लेते बरामदे में चली गई थी। क्यों? क्या हुआ? अब क्या कारनामा किया है उसने? वो धीमी आवाज में पूछ रहा था। खुर्शीद ने रात को मुझे बताया कि उस कमीने आदमी ने अपने फार्म हाउस में एक लड़की को रखा हुआ है। खुर्शीद के आदमी कुछ रोज से मुसलसल सजावल का पीछा कर रहे हैं और वो रोज अपने फार्म हाउस जाता है। इसलिए खुर्शीद को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने गार्ड को कुछ रकम देकर सारा किस्सा पता लगवा लिया। वो बेचारी लड़की 10 दिनों से वहां बंद है और सजावट घटिया कमीना दिल चाह रहा है उसे गंदी गालियां निकालो। आदम की गुस्से में डूबी आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि सुरेश परेशानी के आलम में खड़ा हो गया। हमें उस लड़की को वहां से निकालना होगा।
मैं खुर्शीद से बात करता हूँ। तुम ऐसा करो कि मुझे मेरे घर से पिक कर लो। नहीं, तुम रहने दो। अभी तुम भाभी का ख़्याल रखो। मैं और खुर्शीद इस मामले को देख लेंगे। तुम्हें सिर्फ़ इसलिए बताया ताकि तुम मुहतात रहो। भाभी और आंटी का ख़ास ख़्याल रखो। ऐसे ग़लीज़ इंसान कुछ भी कर सकते हैं। उसे मना करते आदम ने दबे लफ्ज़ों में समझाया तो उसने बेचैनी से अपना माथा पकड़ा। मैं कैसे इस मामले से दूर रहूँ? वो मेरा दुश्मन है। मेरी वज़ह से तुम दोनों इस चक्कर में पड़े हो और मैं तुम्हें मुश्किल में डालकर खुद यहाँ आराम से नहीं बैठ सकता। तुम मुझसे मिलो। यहाँ घर ही आकर मिल लो। उसने शदीद परेशानी से कहा। अच्छा, एड्रेस भेजो, मैं दिन को चक्कर लगाता हूँ। आदम ने हामी भरी तो उसने कहते अब्रिश को देखा जो नमाज़ पढ़कर कमरे में आ रही थी। और इरफान साहब से मिलने कब जाओगे? तुम एक बार घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। जुरैज ने कहते हुए फ़ोन बंद किया तो अब्रिश ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आदम भाई यहाँ आएँगे? जी, मैं आपको अकेले नहीं छोड़कर जा सकता इसीलिए उसे यहाँ बुलाया। आप कमरे में ही रहेगा, हम बाहर बैठ जाएँगे। उसके सवाल पर जुरैज ने संजीदगी से कहा तो उसने कंधे उचकाए। मैं इनका शुक्रिया अदा ज़रूर करूँगी कि उन्होंने आपको जेल से निकलवाया। उसने कहा तो जुरैज ने सर इस बात में हिलाया। ठीक है, अभी नाश्ता बना दें। आदम की दी गई इत्तला से मुस्तर वो किसी गहरी सोच में गुम बोला तो अब्रिश ने कुछ मज़ीद कहने की बजाय किचन का रुख किया। तुम कहाँ जा रहे हो? ग़ज़लान पैंट शर्ट में मलबूस नाश्ते की मेज़ पर आया। आगाजान उसके जले हुलिये को देखकर ठिठके। फूफो ये चाय पकड़ाइएगा प्लीज़। आगाजान की बात नज़रअंदाज करते उसने नफीसा बेगम से कहा तो उन्होंने कप में चाय डालकर उसके सामने रखी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ लड़के, कहाँ जा रहे हो? अपनी बात को तवज्जो ना मिलने पर उन्होंने सख्ती से पूछा। ग़ज़लान ने चाय की एक चुस्की ली। मैं अपने बाप के ऑफिस जा रहा हूँ। आप फ़ोन करके मेरा कमरा तैयार करवा दें क्योंकि आज से मैं आपके साथ ऑफिस जाया करूँगा। मज़बूत लहजे में कहते उसने आगाजान के पैरों तले से ज़मीन खींची। क्या? दिमाग सेट है तुम्हारा? क्या तुम्हारे बाप का ऑफिस कहाँ से आ गया? कई सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ। अपना खून पसीना एक करके तुम लोगों को पाल रहा हूँ और तुम उसे अपने बाप का ऑफिस कह रहे? वो आग बगोला हो चुके थे। ग़ज़लान ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इन्हें देखा। ये बिज़नेस मेरे अब्बू ने शुरू किया था। उस पर दिन-रात मेहनत उन्होंने की थी। आप तो कब्ज़ा करके बैठे हैं। लेकिन बेफ़िक्र रहें, मैं आपका हक नहीं मारूँगा। हम मिलकर काम करेंगे और अगर आपको कोई मसला है, तो हमें हमारा हिस्सा देकर अलग करें। उसने एक कप ख़त्म करते दोबारा चाय डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो आगाजान के तन-बदन में आग लग गई। तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरे सामने ज़बान चलाओ और बिज़नेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम मुँह उठाकर ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें फ़ोटो स्टूडियो बनाकर दिया है ना, वहाँ जाकर अपना शौक पूरा करो। मैं सही वक़्त पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूँगा। उसके अचानक मुतालबे पर इनको गुस्से के साथ घबराहट भी हुई थी। यही सही वक़्त है, मेरे प्यारे चचा जान, और कारोबार का 50% हिस्सा तो मेरा ही है। इसलिए अगर आप मुझे अलग करना चाहते हैं तो अपना 50% कर लें और अलग हो जाएँ। बल्कि कारोबार के साथ घर का भी बँटवारा करें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ सुकून में आएँ। मैं मज़ीद आपके इशारों पर नहीं नाच सकता। आई समझ? तमाम लिहाज पलाए ताक रखते ग़ज़लान ने अपने हक़ का इस्तेमाल करते उन्हें हैरत में मुब्तला कर दिया। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? वो खुर्राए थे। वही कह रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। अगर उस घर का बँटवारा पहले हो जाता, तो शायद आज जिमल ज़िंदा होती। लेकिन ख़ैर, अब मैं आपकी जी हज़ूरी बिल्कुल नहीं करूँगा इसलिए या तो मुझे ऑफ़िस जाने दें या फिर जायदाद का बँटवारा करें। सुकून से सोच लें, तब तक मैं ऑफ़िस का चक्कर लगाकर सबको ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ। वो इन्हें हक्का-बक्का छोड़कर लंबे-लंबे डग भरता बाहर निकल गया जबकि आगा जान ने गुस्से से खालदा बेगम को देखा। ये तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की कि बड़ों के सामने इतनी ढिठाई से जायदाद का मुतालबा कर रहा है। इनकी तोपों का रुख अब खालदा बेगम की तरफ था जो सर झुकाए परेशान हाल बैठी थी। अपना हक मांग रहा है, उन्होंने आहिस्तगी से कहते पहलू बदला तो नफीसा बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखते तसल्ली दी जबकि आगा जान गजबनाक होते हुए बाहर निकले कि कहीं गजनान इनके पहुंचने से पहले ऑफिस में कोहराम न मचा दे। वो हसन की बाहों में बाहें डाले फॉक्स रिवर के किनारे चहलकदमी कर रही थी। सुर्ख और सफ़ेद ईंटों पर इसकी नोकदार एड़ियों की आवाज़ पानी के शोर में दब जाती और हसन इसकी बातों से महसूस होते हंस रहा था। बहुत खूबसूरत जगह है ये। मेरा बस चलता तो पूरी रात आपके साथ यहीं पर बैठा रहता। वो जज्बात में डूबे बोला तो आयला खिलखिलाकर हंसी। आपकी ख्वाहिश पर गौर करूंगी। अभी आप मुनाफा कमाकर खुश हैं ना?
वो आज इंतहाई खुश दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा। ड्रग्स के इस बिज़नेस में बहुत फ़ायदा है, ख़ास तौर पर जब आप जैसी समझदार लड़की साथ हो तो। वो शेरी लहजे में कहते दरिया में चलती कश्तियों को देखने लगा था। मैं बहुत जल्द सजावट से खुला ले लूँगी। वो एक तंग नज़र और छोटी-सी नीयत का आदमी है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में पहले आ जाते, तो मैं इससे शादी करने की गलती कभी ना करती। हसन के कारनामे से मुतासिर होते उसने अपने आप को कोसा, तो उसकी बाँछें खिल गईं। क्या? सच में? लेकिन आपके बच्चे का क्या होगा? अपनी खुशी छुपाते उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। उसे उसका बाप सँभाल लेगा। सर झटके उसने शाने बेनियाज़ी से कहा और फिर उसकी फ़ोन ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उफ़! सजावल का नाम देखकर उसने बेज़ारी से मुँह बनाया और बादल नाख्वास्ता कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया। हाँ, बोलो। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा आइला। तुमने अहमद के दिमाग में मेरे खिलाफ क्या खन्नास भरा है। दूसरी तरफ से सजावल ज़ोर से चिल्लाया। आइला के होंठ मुस्कुराहट की सूरत फैले। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, इसलिए आइंदा मुझसे इस लहजे में बात ना करना। वो सजावल के मुकाबले में धीमे मगर दो टोक लहजे में बोली तो हसन का चेहरा मुस्कुराने लगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सजावल के पास अब इसके सिवा कोई हल ना बचा था। मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। एक दुश्मन को तो संभाल नहीं सके और मेरे सामने अकड़ दिखाते हो। उसने गुस्से से कहते सुरेश के भागने पर उसे ताना दिया और फिर फोन बंद करते पावर ऑफ कर दिया। ये एक नंबर का घटिया इंसान है। हसन की मुस्कुराती निगाहों का मतलब समझकर उसने एक ताहट से कहा और फिर हसन से कश्ती में बैठने की फरमाइश करते उसके साथ चलने लगी। हाँ सुनाओ, कैसे हो? घर का दरवाजा खोलकर आदम का इस्तकबाल करते उसने पूछा, जो किसी बछड़े बिछड़े भाई की तरह उसके गले लग गया था। प्यारा और मासूम। उसकी कमर पर थपकी देते आदम ने अपनी आदत के मुताबिक चुलबुले लहजे में जवाब दिया तो जुरेज ने उसे सरता पैर देखा। कहीं से भी नहीं हो, इसलिए बकवास बंद करके अंदर चलो और अब्रिश घर पर है इसलिए कोई फजूल बात मत करना। वो उसे शहादत की उंगली से तंबीह करते अंदर ले आया। जो हुक्म। वो किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह सर हिलाते उसके पीछे आ गया। आबरिश किचन में दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। आदम के सलाम करने पर किचन से बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? उसने एहतराम से सलाम करते हाल पूछा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बैठे ना। अपने गम वक्ती तौर पर भुलाकर उसने खुशदिली से मेहमान का इस्तकबाल किया तो आदम कुर्सियों की बजाय एक पलंग पर ही बैठ गया। यार सजावल, इस सजावल के बच्चे ने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया। इस लड़की के बारे में मैंने पता लगवाने की कोशिश की है। अब देखो क्या पता चलता है, लेकिन तब तक हम खामोश नहीं बैठ सकते। मेरा तो यही इरादा है कि मैं चुपके से इस लड़की को वहां से निकाल लाऊं। अब्रिश पानी लेने के लिए वापस किचन में गई तो आदम नुक्ते की बात पर आया। जुरेज ने उसके साथ बैठते उसकी बात पर गौर किया। नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं खुद उसे बचाने जाऊंगा। तुम बस मुझे उसके फार्म हाउस का पता बताओ। मैं इसके गार्ड को बेहोश करके अंदर जाऊंगा। तुम और खुर्शीद वहां कहीं छुप कर बैठ जाना ताकि गड़बड़ होने की सूरत में तुम लोग मेरी मदद कर सको। जुरेज ने उसे रोकते खुद अंदर जाने का सोचा तो आदम ने एक घूरी से नवाजा। तुम्हें हीरो बनने का बड़ा शौक है। मैंने कह दिया ना कि मैं अंदर जाके इस लड़की को बचाऊंगा और तुम्हें तो शायद गन भी चलानी नहीं आती। मैं एक पुलिस वाला हूँ इसलिए मैं इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर सकता हूँ। उसने लड़ाई के अंदाज में कहा तो अब्र शरबत के 2 ग्लास लेकर अंदर आई। मेरे पास एक बेहतरीन मंसूबा है। वो पुरतजस्सिस लहजे में बोली तो दोनों ने एक साथ उसे देखा। वो क्या भाभी? जुरेज से पहले ही आदम ने पुरजोश लहजे में पूछा तो अब्रिश ने इजाजत लेने के लिए जुरेज की जानिब देखा जो खामोश था। अगर आप आईजीपी को सजावट के इस कारनामे की इत्तला दें और वो छापा मारकर इस लड़की को वहां से निकाले तो इस तरह सजावट को सजा मिलने की उम्मीद है। क्योंकि अगर आप लोगों ने उसकी गैर मौजूदगी में लड़की को वहां से निकाला तो सजावल को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो वैसे ही दंदनाता फिरेगा। उसे पुलिस की नज़रों में लाएँ ताकि उसे सज़ा मिल सके और बाकी काम सोशल मीडिया करेगा। इस लड़की को समझाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं इसे समझाकर सोशल मीडिया पर सजावल के खिलाफ मुहिम चलाऊँगी। वो बोलते-बोलते सुरेश की सख्त तासुरात देखकर बात अधूरी छोड़ते रुकी। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वाह भाभी, आप तो बहुत समझदार हैं। आदम ने उसे सराहा, लेकिन वो सुरेश की आंखों में खौफ की देखकर थूक निगलते वापस किचन में चली गई। तुम्हें क्या हुआ है? मुँह फुलाकर क्यों बैठे हो? इनका आइडिया अच्छा है। हम पुलिस को इत्तला कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ताकि सजावट बाकी के अफसरों को भी पैसे देकर खरीद ले
और फिर हम दोनों पर इल्ज़ाम लगाकर हमें जेल पहुँचा दे। तुम तो अकल से काम लो यार। इसकी अकल को कोसते जुरैज़ को अब्रिश की मदाखलत पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन सोशल मीडिया वाली बात में दम है। अगर वो लड़की तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। कोई लड़की अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का ज़िक्र सोशल मीडिया पर क्यों करेगी? इस लड़की के घर वाले उसे ये करने ही नहीं देंगे। हज़ारों लड़कियां ऐसे मामलात में बदनामी के डर से खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। यार ये जोश में आने का वक्त नहीं है। हमें इस लड़की को ऐसे निकालना है कि सजावल को हमारे बारे में पता ना चले और फिर उसे बहफाजत उसके घर पहुंचाना है। इसके बाद जो उसकी मर्जी हुई वो करेगी, चाहे खामोशी इख्तियार करे या इंसाफ के लिए लड़े। लेकिन लड़ने से भी क्या मिल जाना है सवाए अदालत की पेशियों के। वो तफसील से उसे समझाते मुल्क के खराब सिस्टम पर कुड़ कर रह गया। जबकि किचन में बिरयानी बनाने अब्रिश इस बात पर परेशान थी कि जुरेज उससे नाराज हो गया है।